बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसलिपिडीमिया, जिसको दूसरे अल्फाज में हाइपरलिपिडीमिया भी कहा जाता है। इसका मकसद ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ जाने को हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल की जब हम बात करते हैं उसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आ जाता है, एलडीएल, और ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं। तो इनकी नॉर्मल वैल्यूज का जानना जरूरी है। तो जो ही ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता जाता है, इट एक्चुअली नैरो आवर आर्टरीज एंड कैपिलरीज, और जिससे ब्लड सप्लाई जो है ना वो पुअर हो जाती है टुवर्ड्स हार्ट, और हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हार्ट अटैक जो है ना एक एडवर्स इफेक्ट है डिसलिपिडीमिया को। तो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में डिसलिपिडीमिक ड्रग यूज करते हैं। तो डिसलिपिडीमिया मींस इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में नॉर्मली सिंथेसाइज कैसे होता है? ये बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को ए एंजाइम होता है एक हमारे पास। वहां पे ये बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो कि HMG-CoA को कन्वर्ट करता है मेविलोनिक एसिड, और आगे जो मेविलोनिक एसिड है वो थ्रू सीक्वेंशियल स्टेप कोलेस्ट्रॉल बना देता है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये बॉडी के ये आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ब्लड की सप्लाई जो है वो पुअर होती जाती है टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हमारी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हम कुछ करें या ना करें, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ऐसे सिंथेसाइज होता है। अब होता ये है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल बनता है हम थ्रू वॉक, थ्रू फूड मॉडिफिकेशन इस कोलेस्ट्रॉल को यूटिलाइज करते हैं। ये हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। हमें हमारे अंदर काम करने की जो ताकत है वो पैदा होती है इसी कोलेस्ट्रॉल से। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है आपके फूड स्टाइल की वजह से, और इसका आउटपुट ये है कि आप काम नहीं करते, आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है आपका, वॉक नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करता जाएगा, और ये जो फिजियोलॉजिकल सिचुएशन है ये पैथोलॉजिकल सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके लिए बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ द ड्रग्स यूज की जाती हैं। HMG-CoA और रिडक्टेज इनहिबिटर्स, स्टैटिन फैमिली आ जाती है, अटारवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन, ये सारी स्टैटिन फैमिली आ जाती है। फिर एक नियासिन फैमिली आ जाती है, फिब्रेट्स आ जाते हैं, जैमफेब्रोजिल हो गया, बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स आ जाती हैं ड्रग, और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। ये अक्सर आपने ऑयल की इश्तिहारात में देखा होगा कि ओमेगा-3 फैटी एसिड्स का वो कहते हैं। तो ये भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे HMG-CoA और रिडक्टेज इनहिबिटर। अब इसमें जो ड्रग्स अवेलेबल हैं, प्रोस्टैटिन्स आ गई, रोविस्टा आ गई, लिपिगेट आ गई, और लिपिटार हो गई फाइजर कंपनी की। तो डिफरेंट तरह की ड्रग्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी इन मेडिसिन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ड्रग्स का ये है कि स्टैटिन जितनी भी हैं वो HMG-CoA रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती हैं। अगर HMG-CoA रिडक्टेज को इनहिबिट करेंगे तो मेविलोनिक एसिड कम से कम बनेगा, और जब मेविलोनिक एसिड कम से कम बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी कम से कम बनेगा। तो दिस इज द पर्पस ऑफ आवर थेरेपी। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर है, जिससे मेविलोनिक एसिड कम बनेगा और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम से। अब इसमें जो डिफरेंट ड्रग्स हैं, अटारवास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, ये सारी जितनी भी ड्रग्स हैं इनकी अगर आप हाफ लाइफ को देखें, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अटारवास्टैटिन की जो हाफ लाइफ है वो 14 आवर है। उसके बाद जो ड्रग आई रोजुवास्टैटिन, उनकी 19 आवर उसकी हाफ लाइफ है। बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं उनकी हाफ लाइफ थोड़ी है। तो इसीलिए इनकी जो डोजिंग है वो अमूमन दिन में 2 दफा यूज होती है। लेकिन जब से अटारवास्टैटिन आई है और रोजुवास्टैटिन आई है, रोविस्टा के नाम से आती है रोजुवास्टैटिन, और अटारवास्टैटिन लिपिगेट के नाम से अवेलेबल है, तो इन ड्रग से जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी इंप्रूव्ड हुई है। तो वंस डेली टैबलेट जो है वो पेशेंट कंप्लायंस में आती है, और पेशेंट कैन एडहियर इट इजीली। और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल में ये कि 30 to 85% ऑफ ओरली अब्जॉर्ब्ड है। ये ड्रग सारी ओरल रूट के थ्रू दी जाती हैं, और मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होती लीवर के अंदर है। तो लीवर बेसिकली आपका मेन ऑर्गन है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का।
तो ये जो ड्रग्स हैं ये लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं एंड एक्सक्रीशन मोस्टली टेक प्लेस थ्रू द यूरिन। इन ड्रग्स के जो एडवर्स इफेक्ट हैं, हेपेटिक इनसफिशिएंसी कैन कॉज ड्रग एक्यूमुलेशन। बेटा जब इस ड्रग का प्रोडक्ट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिवर में है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये ड्रग्स हम देते हैं इसका ज्यादातर मेटाबॉलिज्म भी लिवर के थ्रू है। तो अगर कोई ऐसे पेशेंट जिनमें लिवर या हेपेटिक इनसफिशिएंसी होगी तो उनमें ड्रग एक्यूमुलेट हो जाएगी। दूसरा, इसका जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल एडवर्स इफेक्ट है वो है मायोपैथी एंड रेब्डोमाइलोसिस। मायोपैथी ये होता है कि मसल का दुखना, पेन, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? रेब्डोमाइलोसिस की वजह से होता है। उसकी वजह ये है कि रेब्डोमाइलोसिस बेसिकली होता ही है कि ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन एंड एक्सक्रीशन थ्रू द यूरिन इज कॉल्ड एज रेब्डोमाइलोसिस। जब प्रोटीन डिसइंटीग्रेट होगी, बॉडी में ब्रेक डाउन होगी तो मसल वीक होगा जिससे पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसको हम दूसरे अल्फाज में पेरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी भी कहते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट अमूमन ये होती है कि आप मल्टीविटामिन रिकमेंड कर देते होते हैं। तो ये जो मसल्स में पेन होता है बेसिकली बेटा ये पेरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस पेशेंट यूजुअली हैड रीनल इनसफिशिएंसी और वर टेकिंग ड्रग्स सच एज एरिथ्रोमाइसिन, जेमफेब्रोजिल और नियासिन। तो रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से भी, क्योंकि ये जो दोनों केसेस हैं इनका ताल्लुक रीनल इनसफिशिएंसी से, प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग से है। तो ये अमूमन उन केसेस में रिपोर्ट होता है या तो वो एरिथ्रोसिन ले रहे हूँ या जेमफेब्रोजिल ले रहे हूँ जो दूसरी क्लास है इस कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स की, तो वो भी ले सकते हैं, ले रहे हो तो तब भी उनको ये दोनों एडवर्स इफेक्ट होंगे। तो ये जो स्टैटिन्स फैमिली है इनके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो मायोपैथी है या रेब्डोमाइलोसिस है। सिम्वास्टैटिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय द साइटोक्रोम P450 सिस्टम 3A4 एंड इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेब्डोमाइलोसिस। तो अगर ये ड्रग चूंकि 3A4 एंजाइम के थ्रू ये मेटाबोलाइज्ड होती है, अगर कोई ऐसी आपने ड्रग ली जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है तो साफ ज़रा ड्रग का लेवल प्लाज्मा के अंदर बढ़ जाएगा। जब प्लाज्मा के अंदर ड्रग का लेवल बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन ब्रेक डाउन होगी और रेब्डोमाइलोसिस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। प्लाज्मा क्रिएटिनिन काइनेज लेवल शुड बी डिटरमाइंड इन पेशेंट विद द मसल कंप्लेंट्स। ये प्लाज्मा क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल से पता चलेगा कि किडनी की सिचुएशन क्या है बॉडी के अंदर। अगर मसल्स पेन होना शुरू हो गए, अगर मसल पेन शुरू हो रहे हैं, कहीं कोई पेशेंट रीनल इनसफिशिएंसी में तो नहीं है, ओके, द HMGC और रिडक्टेज इनहिबिटर में आल्सो इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ वारफरीन। वारफरीन की एंटीकोagulation एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। दस इट इज इंपॉर्टेंट टू इवेलुएट द इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR फ्रीक्वेंटली। INR बेटा टेस्ट किया जाता है जो लोग वारफरीन लेते हैं, तो वो INR अपना फ्रीक्वेंटली चेक करवाते हैं मंथली बेसिस पे। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि वारफरीन ले रहे हों और स्टैटिन फैमिली ले रहे हों तो उनका INR लेवल जो है ना वो चेक करना चाहिए। दीज ड्रग्स आर कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इनकी जो एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल है, लिवर फेलियर काज कर सकते हैं, मायोपैथी, मसल्स पेन हो सकते हैं और कंट्राइंडिकेटेड इन दी प्रेगनेंसी। ये तीनों इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अच्छा बेटा, मैं ये लेक्चर थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, तो इस शॉर्ट करने का मकसद ये है कि आपने ये जो लेक्चर का ये जो पार्ट है स्टैटिन फैमिली का और कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, ये आपने बुक से पढ़ना है, लिपनकॉट बुक से है, और इसके बारे में पढ़ें। और कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप मुझसे सवाल